क्या होगा बताइए तो? नंबर 1, ओके, बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड यस करेक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं दिस बी इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ बी। ठीक है, ओके, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए। A subset B of a vector space Bf is called basis if B is linearly independent and B span B. Mute. Kindly mute yourself. Okay. तो अभी तक हम लोग जितना भी एग्जाम्पल देखे बेसिस का, कोई बता सकता है फाइनाइट था या इनफाइनाइट बेसिस था? अगर हम ये बोले कि कितने टाइप का बेसिस होता है देन, या अब तक हम लोग जितना कुछ पढ़े, जितना एग्जाम्पल देखे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाए, लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन बनाए थे, उसके पहले भी बनाए थे, तो जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें जो हमारा बेसिस था वो बेसिस फाइनाइट था या इनफाइनाइट? यस, अभी तक जितना क्वेश्चन देखे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो भी बेसिस था, ऑल बेसिस आर फाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट बेसिस नहीं होता है। होता है या नहीं? आपको होता होगा या नहीं बताइए तो? इनफाइनाइट बेसिस होने का चांसेस है या नहीं बताइए? हाँ या ना तो बोल सकते हैं। नहीं है। यस कौन बोल रहा है? यस कौन बोल रहा है? कोई किसी कोई अभी यस बोला था? नाम बताइए, ऐसे हमको दिखाई दे रहा था। शिल्पा। कैसे हो सकता है बताइए तो शिल्पा? ओके, अगर वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट बेसिस होने का चांसेस होता है। हाँ ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जितना भी वेक्टर स्पेस देखे जिसके लिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग तो फाइनाइट बेसिस ही देखे हैं, उस केस में सारा वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट ही था। हम लोग किस किस वेक्टर स्पेस का बेसिस देखे थे बताइए? आर का देखे थे, आर स्क्वायर देखे, R3 देखे, R4 भी देख ही लिए थे। ठीक है, मतलब Rn देखे थे, Rn का अलग अलग फॉर्म, n के प्लेस पे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। ये सारे इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस है, इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस होने के बावजूद these वेक्टर स्पेस हैव फाइनाइट बेसिस। लेकिन अगर हम लोग इनफाइनाइट बेसिस का बात करें तो हम लोग को जो वेक्टर स्पेस चाहिए होगा ना, वो वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट ही होगा। फाइनाइट वेक्टर स्पेस का कभी इनफाइनाइट बेसिस नहीं बन सकता। ये तो समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि बेसिस जो है हमेशा वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। तो वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइट है तो इनफाइनाइट सबसेट तो उसका कभी नहीं होगा ना, इम्पॉसिबल है। इनफाइनाइट सेट का फाइनाइट सबसेट बना सकते हैं, लेकिन फाइनाइट सेट का इनफाइनाइट सबसेट नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम ये बोले कि ठीक है अभी तक तो हम लोग फाइनाइट बेसिस देखे थे, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट बेसिस, वी मस्ट हैव इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो हम लोग रिंग थ्योरी पढ़े थे, पॉलिनोमियल रिंग याद है किसी को? अगर हम यहाँ पे लिखते हैं Pn(x), इसका मतलब क्या होता है? Pn(x) कैसा एलिमेंट होगा इसे बताइए तो, कोई दो चार एलिमेंट। या फिर ये देखे थे हम लोग रिंग में, इसका मतलब क्या था? सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n। यहाँ पे बस पोलिनोमियल है, यहाँ पे डिग्री n है। आइडियली यू ऑल आर इन सेमेस्टर 4 और रिंग थ्योरी इज इन सेमेस्टर 4। ठीक है,
तो अगर हम लोग पोलिनोमियल रिंग ले रहे हैं या हम लोग सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ले रहे हैं तो वो भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है, अंडर फील्ड। तो फील्ड आप रियल नंबर ले सकते हैं, मतलब आप एक सेट ले सकते हैं Rn(x), ठीक है। दिस इज अ वेक्टर स्पेस डिफाइंड ओवर ए फील्ड R। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n। अगर हम सिंपली यहाँ Rx लिख रहे हैं तो इसका मतलब है दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स। डिग्री हम नहीं बता रहे हैं, तो डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल, कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब अगर हम लोग कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स लिए हैं तो इसके केस में जो मेरा बेसिस होगा ना वो हमेशा इनफाइनाइट होगा। द बेसिस ऑफ Rx ये हो जाएगा 1x x² x3 xn infinite। तो दिस Rx हैज इनफाइनाइट बेसिस, दिस इज B। क्यों इनफाइनाइट हुआ? दो पोलिनोमियल ऐड करिएगा डिग्री तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे मल्टीप्लाई करिएगा डिग्री चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई जैसे करते हैं डिग्री बढ़ जाता है ना, ऐड करने से डिग्री सेम ही रहता है या उससे रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर आपको दो पोलिनोमियल का डिग्री इंक्रीज करना है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बोथ द पोलिनोमियल्स। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि इनफाइनाइट बेसिस के एग्जांपल है या नहीं, तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स वेक्टर स्पेस, ठीक है, ऑफ पोलिनोमियल्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। दो पोलिनोमियल को जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वही दो बाइनरी ऑपरेशन होगा, which is defined over any field, and that you can take that field as a set of real number, okay, and the basis is infinite। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास फाइनाइट बेसिस भी है, मेरे पास इनफाइनाइट बेसिस भी है। तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। इसके बाद जो भी थ्योरम्स हम लोग देखेंगे वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से रिलेटेड होगा, ठीक है। बेसिस के जस्ट बाद का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिस में क्या होगा, we have a subset of any vector space which must be linearly independent and span that vector space, and basis may or may not be finite, मतलब infinite भी हो सकता है, finite भी हो सकता है। Now the concept comes of dimension। What is dimension? पहले भी बताए हैं, रिपीट किए थे, ठीक है। dimension is number of elements in a basis। तो जब मेरे पास बेसिस फाइनाइट है तब तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे हम लोग R3 का बहुत सारा क्वेश्चन किए, तो R3 के केस में जो भी बेसिस था B सबसेट ऑफ R3, ठीक है, एंड B इक्वल टू बेसिस 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ओके। तो इसमें क्या हो गया, बेसिस पे कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट है, यस 3 एलिमेंट, ठीक है। 9 नंबर्स है यहाँ पे, लेकिन एलिमेंट क्या है, दिस इज वन एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब आप इसको बोल सकते हैं दिस इज अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 बाय, बिकॉज दिस इज R3। तो B has 3 elements, so the dimension of R3 is, dimension of R3 ऐसे लिखा जाता है, this is 3। और आपको पहले भी बताए हैं कि जो भी सेट मेरे पास R और पावर में अगर n है तो दिस n रिप्रेजेंट डायमेंशन। आप मतलब सेट देख के बता सकते हैं कि उस सेट का या उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होगा। आपको उसका बेसिस ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर वो Rn के फॉर्म में है तो। क्लियर हुआ क्या बोले? लेकिन मेरे पास ऐसा बेसिस भी था जो इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट के केस में, इनफाइनाइट बेसिस है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, इनफाइनाइट। दैट बेसिस हैज इनफाइनाइट, दैट वेक्टर स्पेस हैज इनफाइनाइट डायमेंशन।
डायमेंशन हमेशा वेक्टर स्पेस का होता है, बेसिस हमेशा वेक्टर स्पेस का होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि डायमेंशन ऑफ अ बेसिस, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। अगर हम ये लिखते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अ बेसिस, ये गलत है। आप जब कुछ लिखते हैं ना, थ्योरम ही लिख रहे हैं, लेट अस कंसीडर अ डायमेंशन ऑफ अ बेसिस, नहीं, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। समझ में आ रहा है कहाँ क्या क्या मिस्टेक होने का चांसेस है, ये सब बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। एक एक वर्ड का मीनिंग देखिए, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, बताइए तो क्या हो सकता है इसका मीनिंग। देखिए हर कुछ याद करने का जरूरत नहीं, आपके पास कोई भी नया टर्म आता है, जस्ट सी एंड एनालाइज इट कि क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया होगा, जो भी साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट ने भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बारे में बताया होगा, उसको किसी ने बताया था कि क्या कि व्हाट इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, नहीं। उनको खुद से समझ में आया या वो खुद एनालाइज किए होंगे, कोई कॉन्सेप्ट रिलेट किए होंगे, तब ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट आया। आपके पास जैसे कोई नया वर्ड आता है, आप कोई नया टॉपिक देखते हैं, आप थोड़ा टाइम लीजिए वहां पे, इट्स लाइक पॉज एंड थिंक ओवर इट कि क्या होने का चांसेस है। यहाँ पे चार ही वर्ड है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यू नो व्हाट इज वेक्टर स्पेस, यू नो व्हाट इज डायमेंशन, यू नो व्हाट इज फाइनाइट। जिस पे वेक्टर स्पेस का फाइनाइट डायमेंशन होगा, दैट वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, दैट्स ऑल। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ये टर्म आएगा आप समझ जाएंगे, अच्छा a vector space of finite dimension is called finite dimensional vector space, that's all बस। ठीक है, तो जो भी वेक्टर स्पेस का बेसिस हाँ आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट बेसिस इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशन। क्यों? क्योंकि फाइनाइट बेसिस ही फाइनाइट डायमेंशन को रिलेट करता है, बोथ आर इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय। फाइनाइट बेसिस है तो फाइनाइट डायमेंशन होगा, फाइनाइट डायमेंशन है तो फाइनाइट बेसिस होगा। क्लियर हुआ? फाइनाइट बेसिस फाइनाइट डायमेंशन। ठीक है, फाइनाइट बेसिस है तो फाइनाइट डायमेंशन हो रहा है, और अगर फाइनाइट डायमेंशन है तो फाइनाइट बेसिस होगा। तो आप ये बोल सकते हैं वेक्टर स्पेस हैज फाइनाइट डायमेंशन इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, या फिर वेक्टर वेक्टर स्पेस हैज फाइनाइट डायमेंशन, या फिर वेक्टर स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस हैज फाइनाइट बेसिस। समझ में आप ये दोनों बोल सकते हैं, फाइनाइट बेसिस होगा तभी फाइनाइट डायमेंशन होगा, और अगर फाइनाइट डायमेंशन है तो फाइनाइट बेसिस। क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद फाइनाइट डायमेंशन, तो आप बोलेंगे वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो इसके बाद जो भी थ्योरम्स होगा, जहाँ पे भी इस टाइप का आप देख, अगर बुक पढ़ते होंगे तो आप ये देखे होंगे कि बहुत सारे थ्योरम्स है बेस्ड ऑन डायमेंशन। इट्स लाइक डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, अगर ये दो सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, तो दिस इज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। इस टाइप का थ्योरम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार आता है। ठीक है, ये भी थ्योरम है, डायमेंशन ऑफ W1 क्वोशंट W2 इक्वल टू डायमेंशन W1 माइनस डायमेंशन W2।
तो जितना अभी तक हम लोग पढ़े उसके हिसाब से अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यही हो सकता है ना? ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि इन्फिनिटी है डायमेंशन, नहीं। वेक्टर स्पेस का जो भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो नंबर आ रहा है। तो नंबर्स के लिए ही मेरे पास ये इस टाइप का बहुत सारा थ्योरम्स है। ये थ्योरम्स के लिए ये एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो ही ये थ्योरम वैलिड है, अदरवाइज नहीं। मतलब आप सोचेंगे कि आप वेक्टर स्पेस और पॉलिनोमियल्स ले लें और ये थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, या ये फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ये नहीं होगा। आए समझ में क्या बोले? यस नो? क्लियर हुआ या नहीं? तो इस टाइप का थ्योरम प्रूव करने के पहले एक थ्योरम आता है जो प्रूफ हम नहीं करेंगे, बस बता रहे, वो थ्योरम हर थ्योरम में यूज होगा, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम नोन एज एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम। अब अगेन एक्सटेंशन थ्योरम है तो किसी चीज को एक्सटेंड करेंगे, यही समझ में आ रहा है? कुछ एक्सटेंशन हो रहा है, किसी चीज को हम खींच रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दैट एक्सटेंशन? क्या एक्सटेंड करने वाले हैं हम लोग? तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ठीक है, अब वेक्टर स्पेस में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट बनाते हैं। इसी वेक्टर स्पेस में एक बेसिस बनाते हैं। हर वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस वेक्टर स्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। तो मेरा जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है दिस इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड सपोज दिस इज V which is defined over the field F. B is the basis of BF and this S is linearly independent subset. आपको इस फिगर से सब कुछ क्लियर हो रहा है कौन क्या है? क्लियर है? तो डेफिनेटली बी वी का सबसेट होगा, एस भी वी का सबसेट होगा। एस और बी में क्या रिलेशन है ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस बेसिस जो है वो वी का सबसेट है, जो मेरा एस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस एस मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस एस इज सबसेट ऑफ वी। अगर इतना सारा डेटा या इतना सारा इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब वो एक्सटेंशन थ्योरम क्या है? Any linearly independent subset of a vector space can be extended to form a basis of a vector space. ये इसका स्टेटमेंट है। क्या बता सकते हैं क्या बोले? रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। Any linearly independent subset of a vector space can be extended to a basis of vector space. ओवरऑल जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट दिए और जो भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए उसके अकॉर्डिंग हम किसको एक्सटेंड करने वाले हैं ये बताइए। यस, एस को बी तक एक्सटेंड करना है। रीजन है इसका, इस वेक्टर स्पेस का, ठीक है, बहुत सारा बेसिस हो सकता है। B1 हो सकता है, B2 हो सकता है, B3 हो सकता है। मतलब इस VF के लिए इनफाइनाइट बेसिस हो सकता है। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का बेसिस का बात हम नहीं कर रहे। मतलब VF का मल्टीपल बेसिस होगा, लेकिन बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है। मतलब हर एक बेसिस का कार्डिनैलिटी सेम होगा। अगर बी में 4 एलिमेंट है तो B1 में भी 4 एलिमेंट होगा, B2 में भी 4 एलिमेंट होगा, लेकिन वो 4 एलिमेंट सेम होगा ये जरूरी नहीं है। अगर 4 एलिमेंट सेम होगा तो फिर हम B1 B2 क्यों बोलेंगे? हम तो उसको बी ही बोलेंगे ना। अलग अलग अगर हम बेसिस बना रहे हैं B1 B2 B3 B4 तो सब में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, एलिमेंट चेंज हो सकता है। इसलिए किसी में A1 A2 A3 है, किसी में A4 A5 A6 है, किसी में A1 A3 A9 है। आ रहा है समझ में हम क्या बोल रहे हैं? सबका कार्डिनैलिटी सेम होगा
और क्यों सेम होगा? क्योंकि किसी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन यूनिक है। R3 का डायमेंशन 3 है, मेरे लिए 3 और आपके लिए 2 नहीं है। तो अगर R3 का डायमेंशन 3 है, इसका मतलब है कि अगर उसका 10 बेसिस हम बना रहे हैं तो 10 बेसिस में 3 एलिमेंट ही होना चाहिए, तब ना डायमेंशन 3 आएगा। ये तो हर्षिता का डायमेंशन 4 आ रहा है, अपूर्वा का 3 आएगा, मौसम का 2 आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। या सुरभि का 5 आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी क्लास में 60 लोग हैं और 60 का 60 बेसिस आता है, तो उस बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है। ठीक है। एक्सटेंशन थ्योरम के लिए यू नीड वन लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस। कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट अगर आप लेते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस का, तो आप उसको खींच सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं वेक्टर स्पेस के बेसिस तक। मतलब आप उसको बेसिस बना सकते हैं। ठीक है। तो बेसिस बना सकते हैं, इसका मतलब है आप उस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को स्ट्रेच कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम एस को एक्सटेंड कर रहे हैं, इफ वी आर एक्सटेंडिंग एस टू द बेसिस ऑफ बी, तो इस बी में मान लीजिए 10 एलिमेंट्स है, हो सकता है 10 एलिमेंट्स, और एस में 3 ही एलिमेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस में और 7 एलिमेंट डालना पड़ेगा, इनपुट इन करना पड़ेगा, तभी ना आप उस पर एक्सटेंड करेंगे। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे? नहीं, हाँ, एक्सटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको बढ़ा रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है। अगर आप कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लिए हैं और उस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करते हैं, उसके बाद ऐड करने के बाद हम उसको बेसिस बनाते हैं। तो किसी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन या किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में अगर 5 एलिमेंट है, ठीक है, बेसिस में 5 एलिमेंट, और उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट में 3 ही एलिमेंट है, इस पे हमको और 2 एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा बेसिस। लेकिन बेसिस बनने के लिए ऑब्वियसली जब हम एलिमेंट ऐड करेंगे, तो एलिमेंट ऐड करने के बाद भी वो सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट बनेगा तो पीछा तो इम्पॉसिबल है। ठीक है। आए समझ में क्या बोले? क्लियर हुआ? मतलब ये थ्योरम इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिस किसी भी वेक्टर स्पेस में आपके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट चूज करना इज मच इजियर देन फाइंडिंग अ बेसिस। अगर बेसिस में 10 एलिमेंट्स है, ठीक है, देखिए बेसिस में अगर 10 एलिमेंट्स है, मतलब R10 का अगर हम बात करें, अगर हम कोई वेक्टर स्पेस ले रहे हैं R10, तो इसके बेसिस में तो 10 एलिमेंट्स होगा। अब आप एक बेसिस चूज करेंगे बी जिसमें 10 एलिमेंट होगा, इससे अच्छा आप एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट चूज करिए जिसमें 2 ही एलिमेंट हो, फिर आप उसमें एक एलिमेंट ऐड करके देखते चाहिए बेसिस बन रहा है या नहीं। ये थ्योरम सारे मतलब डायमेंशन बेस्ड जितना भी थ्योरम है सबका बेस लाइन